हालांकि वेद प्रताप आत्मा के टुकड़े की यादों के साथ घुल मिल गया था, लेकिन वह शिलालेख इंस्क्रिप्शन की कठिनाई को कम नहीं कर सका। अंतराल को भरने के लिए, अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसे अपने शरीर के भीतर आत्मा की यादों को पूरी तरह से एकीकृत कॉम्बाइन करने के लिए शरीर और मन के आध्यात्मिक समन्वय का अभ्यास करना चाहिए। प्रैक्टिस बॉडी एंड माइंड स्पिरिचुअल कोऑर्डिनेशन। शिलालेख इंस्क्रिप्शन के लिए सामग्री उसकी मेहनत की कमाई के बराबर थी। वह उनमें से एक भी टुकड़ा बर्बाद नहीं कर सकता था। इस समय वेद प्रताप ने अपनी किसी भी कीमती सामग्री का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उसने अभ्यास करने के लिए अपने शरीर के भीतर सच्चा सार, ट्रू एसेंस, इकट्ठा किया। उसने अपने शरीर में ऊर्जा प्रसारित की और हर बार जब यह आत्मा के टुकड़े से यादों के साथ तालमेल बिठाता हुआ दिखाई दिया, तो उसने उस भावना को अपने दिमाग में उकेरा। यह एक बहुत ही थकाऊ और आध्यात्मिक रूप से थका देने वाली प्रक्रिया थी, लेकिन वेद प्रताप के दिमाग में वह दसियों हजार पन्नों को एक एक करके बार बार पलटते हुए देख सकता था, क्योंकि उसकी आत्मा और शरीर धीरे धीरे अनुकूल हो रहे थे और उसकी हरकतें सहज हो रही थीं। इसके लिए आवश्यक आत्मा बल अत्यधिक मांग कर रहा था। बीच बीच में वेद प्रताप थोड़ा आराम करता और इस प्रक्रिया में वह उस खतरनाक नकल जैसी पुस्तिका को पढ़ता। शिलालेख तकनीकें, इंस्क्रिप्शन टेक्निक, उदास स्माइली शिलालेख इंस्क्रिप्शन के रास्ते पर कैसे शुरुआत करें, और वह आराम महसूस करता। हालांकि पुस्तिका उसे ऐसी कोई जानकारी नहीं दे सकती थी जो वह आत्मा के टुकड़े से नहीं जानता था, लेकिन इससे उसे ग्रेट ओमान महाद्वीप, ग्रेट ओमान किंगडम की उत्कीर्णन शिलालेख तकनीकों, इंस्क्रिप्शन टेक्निक की अधिक ठोस और ठोस समझ मिली। पूरे दिन के अभ्यास के अंत में वेद प्रताप ने शिलालेख तकनीकें, इंस्क्रिप्शन टेक्निक, उदास स्माइली शिलालेख इंस्क्रिप्शन के रास्ते पर कैसे शुरुआत करें पुस्तिका को बंद कर दिया। पुस्तिका में स्काई वर्म सिल्क जैसी किसी भी चीज का एक भी विवरण नहीं था। स्काई वर्म सिल्क वेद प्रताप के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता थी। उसने व्यापार मेले में कई सामग्रियां देखी थीं, लेकिन यह नहीं देखी थी। हालांकि उसे जानकारी का एक अच्छा स्रोत मिल गया था। ओमान किंगडम में स्काई वर्म थे, लेकिन उनका इस्तेमाल आम तौर पर जिथर स्ट्रिंग बनाने के लिए किया जाता था। वेद प्रताप वास्तव में यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि ये दोनों चीजें एक ही हैं। भूमि और कल्टीवेशन, लैंड एंड कल्टीवेशन की गुणवत्ता में अंतर के कारण देवताओं के दायरे, गॉड लेवल में पहचानी जाने वाली सामग्री जरूरी नहीं कि एक जैसी हो, भले ही उनका नाम एक ही हो। देवताओं के दायरे, गॉड लेवल में स्काई वर्म सिल्क ग्रेट ओमान कॉन्टिनेंट में मौजूद सिल्क से पूरी तरह अलग हो सकता है। वेद प्रताप ने नाम से नहीं, बल्कि उपस्थिति और गंध जैसे अन्य कारकों से इसकी पहचान की। अगर ये मेल खाते हैं, तो यह सबसे अधिक संभावना है कि यह एक ही चीज है। लेकिन वेद प्रताप के दिमाग में उसके पास देवताओं के दायरे, गॉड लेवल के स्काई वर्म सिल्क की केवल यादें हैं, और क्योंकि उसने ग्रेट ओमान कॉन्टिनेंट का संस्करण नहीं देखा है, इसलिए वह यह सुनिश्चित नहीं कर सका कि वे समान हैं। वेद प्रताप ने बहुत सावधानी से सोचा कि वह स्काई वर्म सिल्क कहाँ पा सकता है, और अंत में निष्कर्ष निकाला कि वह रक्षक मार्शल अकादमी हाउस में कुछ ढूंढ सकता है। ज्यादातर मार्शल आर्टिस्ट तलवार, कभी कभी कृपाण या धनुष आदि का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अक्सर ऐसे भी होते हैं जो बेहद दुर्लभ और कीमती हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए जीथर। रक्षक मार्शल अकादमी हाउस का नाम रक्षक स्वाभाविक रूप से रक्षक दल से निकला है, लेकिन रक्षक दल का नाम भी 7 लोगों के एक गुट से निकला है, जिनमें से हर कोई अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल करता है। उनमें से एक महिला थी और उसका हथियार जीथर था। इसलिए जीथर भी रक्षक दल की विरासत है और पीढ़ी दर पीढ़ी आज तक चली आ रही है। इस वजह से
यह रक्षक मार्शल अकेडमी हाउस में एक स्थापित विभाग है, इसलिए जीथर भी रक्षक दल की विरासत हेरिटेज है और पीढ़ी दर पीढ़ी आज तक चली आ रही है। इस वजह से यह रक्षक मार्शल अकेडमी हाउस में एक स्थापित विभाग है। लेकिन जीथर की मुश्किलें गिनती से परे हैं। इसके लिए प्रतिभा की आवश्यकता असहनीय थी, लेकिन उपयोगकर्ता के पास शांत और शाही स्वभाव भी होना चाहिए। इन आवश्यकताओं के कारण रक्षक मार्शल अकेडमी हाउस का यह विभाग हमेशा अधिक लोकप्रिय विभागों की तुलना में अकेला रहा है। जीथर का अध्ययन करने के लिए आने वालों में से अधिकांश कम से कम 99% महिलाएं थीं जो अपने चरित्र और संगीत म्यूजिक कौशल को विकसित करने के लिए आई थीं और न तो खूनी हत्या में रुचि रखती थीं और न ही मार्शल आर्ट के चरम अध्ययन में रुचि रखती थीं। वेद प्रताप तुरंत चल पड़ा। उसका गंतव्य जीथर विभाग का सार्वजनिक व्याख्यान कक्ष था, जहां वे सार्वजनिक रूप से व्याख्यान देते थे। प्रत्येक वर्ष ओमान किंगडम में स्थापित रक्षक मार्शल अकेडमी हाउस रक्षक दल में प्रवेश करने के लिए शीर्ष स्तर की प्रतिभाओं का चयन करता था। शाही परिवार के अनुरोध पर रक्षक मार्शल अकेडमी हाउस ने गैर छात्रों को सार्वजनिक हॉल में प्रवेश करने की विशेष अनुमति भी दी, जहां वे व्याख्यान में भाग लेने में सक्षम थे। हालांकि सार्वजनिक व्याख्यान हॉल में प्रवेश करने के लिए किसी को एक विशेष पास कार्ड की आवश्यकता होती है, अन्यथा हर कोई और उनके माता पिता और पालतू कुत्ते आएंगे। इसलिए सार्वजनिक व्याख्यान हॉल को अनुमति वाले लोगों को छोड़कर किसी के लिए भी जलरोधक बनाया गया था। रक्षक मार्शल अकेडमी हाउस ने प्रवेश के लिए नियम निर्धारित किए थे। किसी को कम से कम बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण अभिजात वर्ग का हिस्सा या रक्षक मार्शल अकेडमी हाउस या स्काई मार्शल अकेडमी स्काई मार्शल एकेडमी हाउस का छात्र होना चाहिए। अन्य लोगों को सार्वजनिक व्याख्यान हॉल में प्रवेश करने का विशेषाधिकार नहीं था। व्याख्यान वास्तव में लोकप्रिय थे और उच्च मांग में थे, लेकिन वास्तविक सामग्री अभी भी मुख्य शिष्यों के लिए आरक्षित थी। वेद प्रताप के पास जो पास कार्ड था वह रक्षित प्रताप से उधार लिया गया था। प्रताप परिवार आखिरकार बहुत बड़ा था और मार्शल पद की साधना करने वाले कई जूनियर और सीनियर स्वाभाविक रूप से रक्षक मार्शल अकेडमी हाउस में थे। रक्षित प्रताप के कनेक्शन के साथ पास कार्ड प्राप्त करना बहुत मुश्किल नहीं था। जब वेद प्रताप पहली बार रक्षित प्रताप से मिलने गया तो उसने चिल्लाकर कहा, भाई, मेरे अपने प्यारे भाई, क्या तुम आखिरकार अपनी मूर्खता से मुक्त हो गए हो? रक्षित प्रताप वास्तव में अपने भाई की कड़ी मेहनत और शिलालेखों इंस्क्रिप्शंस के प्रति परिश्रम की प्रशंसा करता था। अपने दिल में वह हमेशा यह मानता था कि उसका यह बड़ा भाई मार्शल कलाकारों की उच्चतम संभव सीमाओं तक पहुंचेगा और एक किंवदंती बन जाएगा जिसे पूरे देश में जाना जाएगा। लेकिन उत्कीर्णन शिलालेख तकनीक इंस्क्रिप्शंस टेक्निक्स ऐसी चीज थी जो केवल किसी के विश्वास के माध्यम से प्राप्त नहीं की जा सकती थी। चाहे आप कितने भी प्रेरित हों, आपको जन्मजात योग्यता की आवश्यकता होती है। अगर 800 स्वर्ण मुद्राएं को खर्च करके कुछ सामग्री और इस बेहद संदिग्ध मैनुअल शिलालेख तकनीक इंस्क्रिप्शन टेक्निक उदास स्माइली शिलालेख इंस्क्रिप्शन के मार्ग पर आरंभ करना की एक प्रति खरीदकर शिलालेख मास्टर इंस्क्रिप्शन मास्टर बनना वाकई संभव होता, तो शिलालेख मास्टर इंस्क्रिप्शन मास्टर चींटियों की तरह हर जगह रेंग रहे होते। रक्षित प्रताप की नजर में वेद प्रताप के लिए शिलालेख इंस्क्रिप्शंस का अध्ययन करना एक सपने के अलावा कुछ नहीं था। न केवल वह अपना सारा पैसा खो देगा और एक भिखारी बन जाएगा, बल्कि वह अपना बहुमूल्य समय भी बर्बाद करेगा। लेकिन रक्षित प्रताप वेद प्रताप का सच्चा भाई था। उसे मनाना संभव नहीं था, इसलिए रक्षित प्रताप केवल असहाय होकर वेद प्रताप को पास कार्ड उधार दे सकता था, क्योंकि वह अपने विकल्पों पर विचार कर रहा था।
उसने फैसला किया कि वह एक शुभ समय ढूंढेगा और वेद प्रताप को मेडिकल हॉल में ले जाएगा और एक प्रसिद्ध डॉक्टर को खोजेगा। वेद प्रताप के साथ और क्या गलत हो सकता था सिवाय इसके कि उसका दिमाग गड़बड़ा गया था और उसकी आत्मा परेशान थी। फिर वेद प्रताप रक्षक मार्शल अकेडमी हाउस जीथर डिपार्टमेंट पब्लिक लेक्चर हॉल में पहुंचे। यह एक सुंदर इमारत थी जो 3 मंजिल ऊंची थी। व्याख्यान क्षेत्र विशाल था। हालांकि दयनीय और कभी कभी मूर्ख वेद प्रताप को यह नहीं पता था कि रक्षक मार्शल अकेडमी हाउस का जीथर डिपार्टमेंट पब्लिक लेक्चर हॉल महिलाओं के शौचालय के बराबर था। यह एक सच्ची पवित्र भूमि थी जिसमें सभी पुरुषों को स्पष्ट रूप से मना किया गया था। इसका कारण यह था कि जीथर विभाग के छात्र मूल रूप से सभी महिलाएं थीं। ये महिलाएं जो जीथर के एसेंस का अध्ययन करना चाहती थीं, वे कुलीन परिवारों से थीं। अपने पूरे जीवन में वे धीरे धीरे संगीत की मधुर धुनों से प्रभावित होती रहीं और इस प्रकार उनका रूप भी अतुलनीय रूप से उच्च था। वे महिलाओं की सबसे खूबसूरत नमूनों में से थीं। इसका परिणाम यह हुआ कि कई कुलीन युवा स्वामी के दिल अशांत हो गए और कामुक विचारों से लुभाए गए और रात में सपने देखे कि वे इन सुंदरियों में से किसी एक को लूट लेंगे। ये युवा मास्टर पास कार्ड प्राप्त करने के लिए अपनी स्थिति पर निर्भर थे और इस प्रकार लड़कियों पर जासूसी करने के लिए जीथर विभाग में अक्सर आ सकते थे, जो उनके काले और स्पष्ट रूप से गंदे इरादों के साथ थीं। वे व्याख्यान के लिए नहीं आते थे, बल्कि अपनी नजरें महिला छात्रों के वक्रों पर केंद्रित करते थे, विशेष रूप से सुडौल जांघों और गोल सीने वाली। व्याख्यान समाप्त होने के बाद भी वे उनके पीछे पीछे घूमते और उनके आसपास भोजन करते और महिलाओं के खरीदारी करने जाने पर उन्हें परेशान करते। अंततः जीथर विभाग की सुंदरियां अपने धैर्य की सीमा तक पहुंच गईं। वे यहाँ जीथर के दांव को सीखने आई थीं और उन्हें एक शांत हृदय और शांतिपूर्ण दिमाग बनाए रखने की आवश्यकता थी, जो कि उन सभी कामुक कुत्तों के साथ असंभव था जो उन्हें परेशान कर रहे थे। धीरे धीरे जीथर विभाग ने पुरुषों को प्रवेश करने से रोकना शुरू कर दिया, विशेष रूप से उन चतुर आंखों वाले पुरुष गुंडों को, और उन्हें सीधे बाहर निकाल दिया, अथक और बिना दया के। वेद प्रताप ने जीथर विभाग के व्याख्यान कक्ष में प्रवेश किया, लेकिन व्याख्यान का समय अभी शुरू नहीं हुआ था और कई महिला छात्र चुपचाप अंदर थीं, एक दूसरे के साथ बातचीत और जीथर कौशल का आदान प्रदान कर रही थीं। बीच में एक लड़की एक नई धुन बजा रही थी। यह एक फुर्तीला और ताजा धुन थी जो स्वरों के प्रवाह के साथ लालित्य से भरी हुई थी। यह एक आकर्षक धुन थी जो किसी के दिमाग में छा जाती थी। वेद प्रताप एक नजर डालने के लिए आगे बढ़ा। जीथर पर तार स्काई वर्म सिल्क नहीं था, जैसा कि उसने अनुमान लगाया था। आखिरकार स्काई वर्म सिल्क एक महंगी और दुर्लभ वस्तु थी। तार भी विशेष रूप से भयंकर और दृढ़ थे। जिसकी कल्टीवेशन बहुत कम है, वह स्काई वर्म सिल्क पर बजाने की कोशिश में आसानी से घायल हो सकता है। जीथर विभाग के युवा और नाजुक फूलों के पास ऐसे शक्तिशाली तारों का उपयोग करने का कोई तरीका नहीं होगा। जो लड़की जीथर बजा रही थी, वह अपने शिल्प के प्रति इतनी समर्पित थी कि उसने वेद प्रताप को नोटिस नहीं किया, लेकिन 2 अन्य महिला छात्र जो सुन रही थीं, उन्होंने स्वाभाविक रूप से एक पुरुष की उपस्थिति को नोटिस किया। उन्होंने अपनी भौहें सिकोड़ी और लेकिन कुछ नहीं कहा। हर दूसरे समय में हमेशा कुछ बुरे इरादों वाले पुरुष मक्खियों की तरह मंडराते रहते थे। वे अपनी बारी का इंतजार करते और कुछ जीथर उत्साही होने का नाटक करते हुए वे पास आते, केवल महिला छात्रों की सीने को देखने के लिए। इस तरह के पुरुषों ने महिला छात्रों को पूरी तरह से घृणा का अनुभव कराया। जीथर के एसेंस का अध्ययन करने वाली महिला छात्राएं पतली चमड़ी वाली होती थीं और किसी गंदे जानवर के साथ बहस करके अपना सम्मान नहीं खोना चाहती थीं कि क्या उनके सामान को देखा गया था।
इसलिए कई यौन विकृतियां तीव्र होती थीं और शायद अपने हाथों या पैरों से छू भी लेती थीं। जब तक बड़ी वरिष्ठ बहन के मार्गदर्शन में बहनों के एक समूह ने एक साथ मिलकर काम नहीं किया, तब तक सभी विकृत लोगों को दरवाजा नहीं दिखाया गया था। फिर भी अभी भी कुछ ऐसे बेशर्म और मोटी चमड़ी वाले बदमाश और दुष्ट थे जो बाहर निकाले जाने के बाद भी इस बहाने से वापस आ जाते थे कि वे जीथर के एसेंस के सच्चे छात्र हैं और वे अन्य महिला छात्रों के साथ मिलकर इस जीथर के एसेंस का अध्ययन करना चाहते हैं और वे निश्चित रूप से किसी भी गंदे विचार को मन में नहीं रखते। लेकिन वे निस्संदेह बेशर्म छात्र थे जो केवल भ्रष्टता के एसेंस के स्वामी थे। इस वजह से बड़ी वरिष्ठ बहन भी उतनी ही निर्दयी हो गई और दूसरे दिन उसने प्रवेश द्वार के ऊपर एक बड़ा बोर्ड लगा दिया जिस पर लिखा था, पुरुष और कुत्ते प्रवेश न करें। यह मामला लगातार गंभीर होता गया और अंततः विभाग के भीतर उच्च स्तरीय सदस्यों के हस्तक्षेप के माध्यम से हल किया गया। इसलिए पुरुषों को जीथर विभाग के व्याख्यान कक्ष में जाने से प्रतिबंधित कर दिया गया। अपवाद यह था कि जो पुरुष छात्र अंदर आते थे वे अभी भी प्रवेश कर सकते थे, लेकिन इस पूर्ण शर्त के साथ कि उनकी उपस्थिति जीथर विभाग की महिला छात्रों द्वारा निर्धारित की जाएगी। जिन पुरुषों में भी थोड़ी भी अश्लीलता या बुरे इरादे थे उन्हें तुरंत निष्कासित कर दिया जाता था और उनके सभी विशेषाधिकार हमेशा के लिए रद्द कर दिए जाते थे। इस तरह समय के साथ अब जीथर विभाग के व्याख्यान कक्ष में पुरुषों की छाया भी नहीं दिखती थी। वेद प्रताप स्वाभाविक रूप से जीथर विभाग के घिनौने इतिहास और हर जगह सभी विकृत लोगों के साथ उसके युद्ध के बारे में नहीं जानता था। उसने कुछ देर इधर उधर देखा और उसे एक भी ऐसा उपकरण नहीं मिला जिसमें स्काई वर्म सिल्क का इस्तेमाल किया गया हो और इसलिए वह हॉल के एक तरफ किताबों के संग्रह की ओर घूमने लगा, उम्मीद कर रहा था कि शायद यहाँ कुछ ऐसा हो जो उसकी तलाश से संबंधित हो। जब वह चला गया तो कई छात्रों ने बजाना समाप्त कर दिया और उन्होंने दूर वेद प्रताप को देखा जो किताबों की अलमारियों के पास खड़ा था। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, यह बंदा जीथर का अध्ययन नहीं करता है। मम्मा, मुझे लगता है कि मैंने उस छोटे से बदमाश को कुछ पल पहले क्रिस्टिन स्मिथ के हाथ को देखते हुए देखा था। आश्चर्यजनक रूप से वह इतना बूढ़ा नहीं लगता। वह लगभग 15 से 16 साल का लग रहा है। यह हमारा घरेलू मैदान है। 16 साल के लड़के की शादी हो जानी चाहिए। मेरी उम्र में कोई पहले से ही मां बन सकती है। बोलने वाली लड़की सिर्फ 17 साल की लड़की थी। ओमान सिटी में 18 साल के लड़के आम तौर पर तब तक शादी कर लेते हैं। ज्यादा ग्रामीण इलाकों में वे 1 या 2 साल पहले ही शादी कर लेते हैं, इसलिए 16 साल का शादीशुदा आदमी बहुत दुर्लभ नहीं था। जो भी हो, यह हमारे नियंत्रण में नहीं है। बड़ी सीनियर सिस्टर जल्द ही व्याख्यान में आएंगी। अगर इस बंदे के मन में कोई गंदे विचार हैं, तो वह तुरंत उसे जाने के लिए कह देंगी। वेद प्रताप ने इन युवा लड़कियों की चर्चा नहीं सुनी थी, अन्यथा वह अवाक रह जाता। उसने वास्तव में क्रिस्टीन स्मिथ के हाथ को देखा, लेकिन वह केवल इसलिए था क्योंकि वह तारों की सामग्री का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। वह स्काई वर्म सिल्क के बारे में जानकारी ढूंढता रहा। सौभाग्य से जीथर विभाग का व्याख्यान कक्ष बहुत बड़ा था और यहाँ तक कि इस एक तरफ भी पुस्तकों के संग्रह के लिए एक अच्छा क्षेत्र था, जिनमें से प्रत्येक में विभिन्न प्रकार के संगीत, ज्ञान और इतिहास थे। वेद प्रताप को संगीत में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। उसने खोजा और आखिरकार उसे वह मिल गया जिसकी उसे तलाश थी। यह एक मैनुअल था जिसका नाम था स्काई जीथर लिस्ट। स्काई जीथर लिस्ट सभी प्रकार के प्राचीन वाद्य यंत्रों पर एक विश्वकोश था, जिसमें उत्पत्ति, उपयोगकर्ता, निर्माता, सामग्री और अन्य रहस्यमय ज्ञान शामिल थे, जिनमें से सभी का विवरण विस्तार से दिया गया था।
बेशक इन दुर्लभ सामग्रियों में स्काई वर्म सिल्क भी शामिल था। वेद प्रताप अतुलनीय रूप से उत्साहित था और उसने जोश के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। स्काई जीथर लिस्ट ने स्काई वर्क सिल्क के गुणों और संग्रह विधियों का परिचय दिया। अब तक एकमात्र दोष यह था कि स्काई वर्म सिल्क की कोई तस्वीर उपलब्ध नहीं थी, लेकिन वेद प्रताप मोटे तौर पर यह निर्धारित करने में सक्षम था कि यह स्काई वर्म सिल्क था जिसकी उसे तलाश थी। वेद प्रताप बस मासूमियत और ईमानदारी से पढ़ रहा था और उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि लेक्चर हॉल में महिला छात्रों की संख्या बढ़ने लगी है। दूसरी ओर उन्होंने उसे अकेले कोने में देखा। स्वर्गीय सुंदरियों के इस समूह में अपने गंदे कपड़ों में एक अकेले आदमी की उपस्थिति वास्तव में दिन की तरह स्पष्ट थी। सौभाग्य से वेद प्रताप ने इधर उधर नहीं देखा था, क्योंकि उसका सारा ध्यान किताब पर केंद्रित था। भले ही महिला छात्रों को लगा कि यह नकली हो सकता है, लेकिन उनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जिसका उपयोग वे उसे बाहर निकालने के लिए कर सकें। मूल रूप से व्याख्यान सुचारू रूप से आगे बढ़ता, लेकिन जीथर विभाग की प्रसिद्ध एल्डर सीनियर सिस्टर मौजूद थीं, जिन्होंने पुरुषों की संपूर्णता के खिलाफ एक बहुत बड़ा पूर्वाग्रह बनाए रखा था। अभिजात वर्ग के युवा स्वामी के सामाजिक हलकों में सीनियर एल्डर सिस्टर का नाम एक वज्रपात की तरह था जो उनके कानों में गूंजता था और उनके दिलों को गुस्से से भर देता था। वह बोर्ड जिस पर लिखा था कोई आदमी या कुत्ता प्रवेश नहीं करेगा, उन सभी का अपमान था और उन्हें ऐसी महिलाओं के साथ इतने सारे मौके खोने का दर्द महसूस हुआ। सराहनीय गुण। उन्होंने उसे जीवन भर कुंवारी रहने का श्राप दिया। वास्तव में बड़ी वरिष्ठ बहन सुंदरियों में एक सुंदरी थी। वह लगभग 20 वर्ष की थी और उसका चेहरा बेदाग अंडाकार था, कद राजसी था, लंबी और पतली जांघें और पैर आसमान तक चढ़े हुए थे। यह अफसोस की बात थी कि बड़ी वरिष्ठ बहन ने कभी पुरुषों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी और जल्दी ही चिढ़ जाती थी। कोई भी पुरुष जो उसकी राजसी सुंदरता को देखने की हिम्मत करता था, उसे दोनों पैरों के बीच एक तेज और निर्णायक लात मार दी जाती थी। बड़ी वरिष्ठ बहन के आने के बाद उसने तुरंत वेद प्रताप को देखा। उसकी भौहें तुरंत सिकुड़ गईं और उसने अपना सिर नीचे रखा और उसके सामने आ गई। उसने अपनी उंगलियों को उसकी मेज पर 3 बार मारा और उससे पूछा, तुम अंदर कैसे आए?